तो ठीक है हम फिर से कंटिन्यू करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला टॉपिक। तो आज 4 क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर का है, यानी कि हम रिवीजन करेंगे बेसिकली, और सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर का है, जो कि हम मतलब एक्जैक्टली न्यू सीखने वाले हैं। तो एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर का। तो जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है, ये हम पहली बात किस चीज़ के लिए पढ़ने जा रहे हैं, मतलब रिविजन करने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर अगर हो आपके पास, तो सबसे पहली बात उसका जनरल स्टेट कैसा दिखना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स पहला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू टाइम्स वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू आर, जहाँ पे पी क्यू और आर कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ सॉल्व करोगे तो उसका इन शॉर्ट आंसर आएगा सी वन यू प्लस सी टू वी, जहाँ पे यू और वी कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। तो अगर आपका ये सी एफ है, तो यहाँ से आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई की वैल्यू आती है यू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वी टाइम्स जी ऑफ एक्स। डन। अब रह गया सवाल कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होता है वो होता है नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ यू, सॉरी यहाँ पे यू है तो यहाँ पे वी मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। आर कहाँ से आता है, तो यहाँ से। और जो यहाँ पे जी ऑफ एक्स यूज हुआ है उसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान दो, v और u तो हमें CF से मिल जा रहा है, r हमें खुद क्वेश्चन से मिल जा रहा है। रह गया सवाल कि ये कैपिटल W कहाँ से आएगा। तो ये जो कैपिटल W है, इसको अच्छा सा एक टर्म है, मतलब इसको अच्छे से एक चीज़ बुलाते हैं, एंड दैट इज व्रॉन्स्कियन। ठीक है, देखो व्रॉन्स पहले S आता है फिर क्या आता है, व्रॉन्स्कियन ऑफ u कॉमा v, दो फंक्शन का व्रॉन्स्कियन, एंड दैट इज डिफाइंड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ u v, u का पहला डेरिवेटिव v का पहला डेरिवेटिव। तो इसे आप सॉल्व करते हो तो व्रॉन्स्कियन की वैल्यू आती है, जिसे आप डिनोमिनेटर में रखते हो। ठीक है, तो ये था बेसिक आइडिया कि अब आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स सेकंड ऑर्डर पे कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से थर्ड वन तो आपका होमवर्क रहेगा, लेकिन फर्स्ट वन पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि ट्विस्टेड क्वेश्चन भी है वो। सो यहीं पे हो जाएगा फटाफट। नहीं, यहाँ पे मैं आपको वो लिखूंगा कि थर्ड ऑर्डर का कैसे करते हैं इन शॉर्ट। यहाँ पे आपको वो चीज़ें मैं फटाफट से कराता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई एक्स। तो इसे आप सॉल्व करके अगले स्टेप में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एंड दैट इज एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स। फिर आपका काम हो जाएगा यहाँ से डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी ऑपरेटर अज्यूम करो। एक बार आपका ये ऑपरेटर आ चुका है तो आपका इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी माइनस वन वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स। अब ध्यान दो, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला टॉपिक नहीं है, ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। तो यहाँ से आपको अज्यूम करना पड़ेगा लेट ई रेज टू जेड इक्वल्स टू एक्स, सो देयरफॉर डी बाई डी जेड को आप मानते हो d1। और एक और चीज़ यहाँ से आती है, दैट इज z की वैल्यू आपके पास आ जाती है एंड दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। और ये असम्पशन के बाद से आपको पता चलता है x इंटू डी d1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आपके पास d1 माइनस 1 हो जाएगा। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते ही हम देख पाएंगे d1 माइनस 1 प्लस d1 माइनस 1 वाई एंड दैट इज एक्स स्क्वायर ए रेज टू एक्स। ये जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, वो जो टॉपिक था उसके अंडर सॉल्व करते तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, लेकिन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कंपलसरी होता है कि नहीं करना है, जेड में करना ही नहीं। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा अंदर से हमें डी स्क्वायर 1 माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए रेज टू एक्स। सब यहाँ से हमारी जो सॉल्यूशन आएगी वो आएगी, पहली बात की फॉर सी एफ d1 स्क्वायर माइनस 1 वाई शुड बी इक्वल्स टू 0। सो एफ ऑफ d1 जो है वो है d1 स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसका काम होता है लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर एफ ऑफ d1 को आप 0 रखोगे। सो d1 माइनस 1 सॉरी एक स्टेप आगे लिख दिया था मैंने, d1 स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे d1 माइनस 1 d1 प्लस 1। सो d1 की 2 वैल्यू आ गई 1 एंड नेगेटिव 1। तो आपका CF क्या आएगा, C1 देखो d1 है यानी z में, तो C1 e रेज टू z प्लस C2 e रेज टू माइनस z। अब इसे x में कन्वर्ट करोगे सो C1x प्लस C2x इनवर्स। ये आ चुकी है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की वैल्यू। और जो भी आपका जो पहला फंक्शन C1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही आपका डायरेक्टली U हो जाएगा, और जो आपका C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वही डायरेक्टली आपका V हो जाएगा। तो इस U और V को यहाँ पे मेंशन करते हैं। सो नाउ
अब आप देख सकते हो कि आपके u की वैल्यू x है और आपके v की वैल्यू x इनवर्स है, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ से कैपिटल W फाइंड करते हैं, दैट इज x इनवर्स। अब इनका डेरिवेटिव, सो x का डेरिवेटिव 1, x इनवर्स का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट है तो -1/x दैट इज -2/x। क्लियर। अब रह गया सवाल r की वैल्यू। तो ध्यान रखो कि इस जनरल स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद से ही आप r की वैल्यू लिख सकते हो। तो जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये वाले फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आप ये कहो कि x² r है तो आप रॉन्ग हो जाओगे। पहले इसे कन्वर्ट करो, और बेसिक आइडिया कन्वर्जन का यही होता है कि d2y/dx² यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कुछ है तो उसे डिवाइड करके निकाल दो ताकि वो 1 बन जाए। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो इसके साथ x² है ना, तो पूरे इक्वेशन में x² डिवाइड करो तो उसके पास से अल्टीमेटली निकल जाएगा। हाँ, बाकी सब बिगड़ जाएंगे, वो उसकी दिक्कत नहीं, बस उसके पास से निकल जाना चाहिए। और देखो x² से x² निकल गया, e⁻x बचा। तो अब ये जो फॉर्मेट हमारे पास आया ये जनरल स्टेट से एग्जैक्टली मैच हो रहा है। कोई पूछे p की वैल्यू तो 1/x, कोई पूछे q की वैल्यू -1/x², और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻x। सो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू e⁻x। अगर आप r की वैल्यू x² e⁻x रखेंगे तो तब आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो सामने वाली जो फॉर्मूला है वो खुद आपसे कह रही है कि मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, और मेरा फॉर्मेट एक्चुअल में क्या है कि सेकंड ऑर्डर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने में जो भी आपका RHS जैसा भी बन जाए वही आपका r होता है, ठीक है। तो r की वैल्यू e⁻x। अब यहाँ से आप फटाफट f(x) और g(x) के लिए सॉल्व कर सकते हो। f(x) हो जाएगा नेगेटिव इंटीग्रेशन v यानी x इनवर्स r यानी e⁻x अपॉन व्रॉन्स्कियन यानी -2/x, और ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, dx बचेगा, यानी हाफ e⁻x बेसिकली वैल्यू आ गई f(x) की। अब ऐसे ही आपको वैल्यू निकालनी होगी g(x) की। सो g(x) की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ u कितना है x, r कितना है e⁻x, और व्रॉन्स्कियन कितना है -2/x। तो यहाँ पे ध्यान दो, -1/2 कांस्टेंट और अंदर इंटीग्रेशन आएगा x² e⁻x का। सो -1/2 एज इट इज, x² e⁻x का इंटीग्रेशन सोचो, वही uv वाले रूल से करो, x² एज इट इज e⁻x का इंटीग्रेशन -2x ex + 2 e⁻x। मैंने जल्दी कर दिया लेकिन आप आराम से करना। अब -1/2 को ओपन कर दो तो आपको पता चलेगा -1/2 x² e⁻x माइनस माइनस प्लस x e⁻x माइनस प्लस माइनस e⁻x। डन। अब हम फाइनली अपने pi की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। तो हमारा pi क्या होता है बेसिकली, u इंटू f(x). सो f(x) ये रहा, इसको u से मल्टीप्लाई करो यानी x से, सो 1/2 x e⁻x। v को मल्टीप्लाई करो g(x) से, v कितना है, x इनवर्स है यानी बेसिकली 1/x है, तो इन सब में x की एक पावर कम हो जाएगी। सो -1/2 x e⁻x, x² था, एक पावर कम हो गई, फिर प्लस x निकल जाएगा और इसमें नीचे x आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये और ये टर्म कैंसिल, इन दोनों में से मैं e⁻x कॉमन ले सकता हूँ, 1 - 1/x बचेगा, लेकिन उसे साफ सुथरा इस पैटर्न में लिखा जा सकता है। तो ये आ चुके हमारे pi की छोटी सी वैल्यू, और हमारा CF ऑलरेडी हम यहाँ पे ला चुके थे। तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए आपका काम क्या होता है, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CF आपके पास कितना है, C1x प्लस C2x इनवर्स, और PI कितना है, e⁻x 1 - x इनवर्स। ये आ चुकी है आपके y के जनरल वैल्यू। और बिल्कुल भी लिखना ना भूले, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ। तो ये तो आपको एक छोटा सा रिवीजन हो चुका है, और ये हमारी मेन चीज़ होती है कि हमें कैसे क्या अप्लाई करना होता है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर थर्ड ऑर्डर, और उसको मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर थर्ड ऑर्डर। इस चीज़ को हल्का सा यहाँ से इरेज करते हैं। अब थर्ड ऑर्डर में जो स्टेप्स होते हैं वो बड़े ध्यान से देखना कि कैसे क्या करना होता है। उसमें भी यही व्रॉन्स्कियन ये वो हमें सब करना होता है, लेकिन ज़रा हट के होता है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से दिख जाना चाहिए, परफेक्ट। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं किस चीज़ के लिए, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर थर्ड ऑर्डर। अगर मतलब ज़्यादा छोटा है तो ऐसा जूम करना, ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो सबसे पहली बात, इसका जो जनरल फॉर्म दिखना चाहिए वो कुछ इस तरीके का, d³ y/dx³ प्लस
P d²y/dx² प्लस Q dy/dx प्लस ry एंड दैट इज इक्वल्स टू S। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। आप देख सकते हो कि अब की बार भी ये जनरल फॉर्म क्या कह रहा है आपको कि थर्ड ऑर्डर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ है तो उसे डिवाइड करके निकाल देना, फिर जाके जो RHS बनेगा वो आपका S, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे इसमें कैसे R की इंपॉर्टेंस होती है, इसमें S की इंपॉर्टेंस होती है। R और S कुछ नहीं होते, बेसिकली आपका RHS डिनोट करते हैं। अब इसका जो CF आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है तो इसके 3 आंसर आएंगे। सो उसको बेसिकली इन जनरल लिखा जाता है C1U प्लस C2V प्लस C3 स्मॉल w। ठीक है, देखो मैं स्मॉल w ऐसे मतलब वेवी फॉर्म में लिखूंगा, और जो व्रोंगसियन का w आएगा उसको मैं ज़रा बड़ा लिखूंगा और ऐसे शार्प लिखूंगा। ठीक है, तो ये CF की वैल्यू होती है। और इसी क्वेश्चन में जो इन शॉर्ट PI होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, UF प्लस VG प्लस WH। 3 फंक्शन होते हैं आपके पास बेसिकली, f, g और h। इसमें PI कैसे होता था, UF VG। तो UF VG होगा, उसमें एक एडिशनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तीसरा फंक्शन W बढ़ा है तो वहाँ पे भी एक तीसरी चीज़ W बढ़ जाती है, एंड दैट इज W टाइम्स h। ठीक है, चलो अब जैसे इसमें इतना मेंशन करने के बाद से हम f, g सबकी वैल्यू लिखते थे, वैसे इसमें f, g और h की वैल्यू लिखते हैं, जो आपको याद भी रखनी होगी। तो बेसिकली f जो होता है वो f डायरेक्टली नहीं लिखते, हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ f इज इक्वल्स टू कैपिटल S अपॉन कैपिटल W इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखो f के साथ u पैर बना रहा है तो यहाँ पे v और w आता है, v का पहला डेरिवेटिव, w का पहला डेरिवेटिव। ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ g की जो फॉर्मूला होती है वो होती है नेगेटिव S अपॉन W। अब g के साथ v है तो यहाँ जो डिटर्मिनेंट आता है उसमें u और w आएगा, और u का पहला डेरिवेटिव, w का पहला डेरिवेटिव। और जो h है वो भी डायरेक्टली नहीं मिलता हमें, हम लिखते हैं एक इक्वेशन की डेरिवेटिव ऑफ h होता है S अपॉन W। यहाँ पे w है तो इसके अंदर u और v का पैर बनता है। अब देखो S अपॉन W तीनों में सेम है, बट g में एक नेगेटिव लग जा रहा है। यहाँ पे जो S है वो आपका ये RHS वाला है, जो यहाँ पे कैपिटल W है ये व्रोंस्कियन है किसका, तीनों फंक्शन का, U, V और W। इसमें जो W था 2 का व्रोंस्कियन था ना, U और V का, वैसे यहाँ पे जो W है तीनों का है। इसलिए मैं पता नहीं इसको असल में क्या कहते हैं, मैं मतलब हम इसको क्या बुलाया करेंगे, इस क्वेश्चन का जनरल व्रोंस्कियन। ठीक है, जनरल व्रोंस्कियन वो कैपिटल W है। तो जनरल व्रोंस्कियन जो कैपिटल W है वो कैसे निकलता है, U एज इट इज, V एज इट इज, W एज इट इज। U का पहला डेरिवेटिव, V का पहला डेरिवेटिव, W का पहला डेरिवेटिव, U का सेकंड, V का सेकंड, W का सेकंड। तो इस डिटर्मिनेंट को 3/3 के डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आपका इस क्वेश्चन का जनरल व्रोंस्कियन मिलेगा, वो यहाँ डिवीजन में जाएगा। S आपका डायरेक्टली आ गया, और ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट सबके साथ फिर से आते हैं। तो ये तो आपने पढ़ लिया, जब तक अप्लाई नहीं करोगे मज़ा भी नहीं आएगा। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, किस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में, तो हम सीख जाएंगे कि कैसे इसे करना है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इस मेथड से सॉल्व करके रखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका PI CF सॉल्व करते हैं ताकि हमें U, V और W मिल जाए, और CF तो हमेशा सॉल्व करना ही होता है। तो यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से वीडियो में दिखता है। चलो, सो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है d3y अपॉन dx³ प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू cosec x। सबसे पहले हम काम करते हैं, लेट d/dx को हम मानते हैं d ऑपरेटर। एक बार हमारे पास ऑपरेटर आ गया तो हमारे पास क्या आएगा कि d³ प्लस d इज इक्वल्स टू cosec x। डन। अब इसका CF सॉल्व करते हैं। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, सॉरी यहाँ पे y आएगा। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF d³ प्लस d y शुड बी इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर f ऑफ d क्या हो जाएगा हमारे पास, d³ प्लस d, एंड दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक बार हमें हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, सो लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। सो f ऑफ d इज इक्वल्स टू 0। सो d³ प्लस d इज इक्वल्स टू 0, d कॉमन आ जाएगा, d² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो d प्लस i, d माइनस i इज इक्वल्स टू 0। सो d की वैल्यू आ गई 0, i माइनस i। तो CF क्या आएगा, C1 प्लस C2 cos x प्लस C3 sin x। क्लियर है आपको। देखो पहला वाला रूट 0 है तो e⁻0 यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, 1 आ गया, और इमेजनरी की वजह से cos और sin की पैर आ गई। अब यहीं से हमें साफ साफ दिख रहा है u की वैल्यू होगी 1, v की वैल्यू हो जाएगी cos x, और u की वैल्यू हो जाएगी sin x, सॉरी w। डन।
और कैपिटल नहीं, यहाँ पे एस यूज़ होता है। तो क्या हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है? हाँ, इसके साथ 1 है, ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। तो डायरेक्टली एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? cosec x। डन। तो फॉर्मूला में डलने वाली सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है, हाँ या ना? नहीं मिली है, एक चीज़ बाकी है, दैट इज़ कैपिटल W। तब कैपिटल W को कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो कैपिटल W बेसिकली क्या होगा? व्रॉन्स्कियन ऑफ तीनों फंक्शन, व्रॉन्स्कियन ऑफ ऑल द 3 फंक्शन। तो इसको हम मेंशन ही कर देते हैं, इसको लिखने का कुछ ऐसा तरीका होता है, W इज इक्वल्स टू व्रॉन्स्कियन ऑफ u v w and that would be equals to determinant of u v w as it is, so 1 cos x sin x, सबके पहले डेरिवेटिव, सो 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, 0 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डन। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और बाकी सब 0, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड दैट इज बेसिकली 1। सो आपके W की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है? 1। बस हमें ऑल द रिक्वायर्ड डेटा मिल चुका है, S मिल चुका है, W मिल चुका है, U V और स्मॉल w की भी वैल्यू है। तब एक एक करके F G और H तीनों फंक्शन फाइंड करते हैं। सो नाउ हम पहली चीज़ क्या जानते हैं कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन f ऑफ x क्या हो जाएगा? S अपॉन W u v u का u और w, नहीं v और w, v w, v का पहला डेरिवेटिव, w का पहला डेरिवेटिव, s क्या आपके पास? cosec x, w कितना आया? 1, v कितना है आपके पास? cos x और w कितना है? sin x, और फिर नीचे क्या आ जाएगा? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव प्लस का cos। सो अगले लाइन में देखो cosec x एज इट इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। तो आप देख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या आया है? cosec x। तो सिंपली f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। असल में आप इस फॉर्मूला को है ना कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब डायरेक्टली लिख सकते हो कि f ऑफ x इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, g ऑफ x इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग। लेकिन वो थोड़ा फॉर्मूला फिर थोड़ी आपको हैवी दिखने लगती, इस वजह से ऐसे आप लोग पढ़ते हो, ठीक है? मतलब अच्छा ही है। चलो, अब कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग कॉसेक माइनस कॉट। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन। सो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन 2 टाइम्स कॉस साइन स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ 10x/2। इसका एक जनरल फॉर्म अलग से होता है, वो जो चीज़ आती है उसी को आप सिंप्लीफाई करके ये लेकर आ सकते हो इक्वेशन नंबर 1। डन। अब दूसरा फाइंड करते हैं। सो नाउ g ऑफ x डायरेक्टली नहीं मिलता हमें, हम जानते हैं फॉर्मूला d/dx ऑफ g/x इज नेगेटिव s अपॉन w। अब यहाँ पे u और w की पेयर बनती है, u का पहला डेरिवेटिव, w का पहला डेरिवेटिव। सो माइनस कॉसेक एक्स, W का 1 आ जाएगा, कैपिटल W। U कितना है हमारे पास? 1, W कितना है? साइन x, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव cos x। तो अब देखो माइनस cosec x एज इट इज, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी सिर्फ cos x। अब देखो माइनस एज इट इज अपॉन साइन, यानी माइनस का cot x आएगा, और ये किस चीज़ की वैल्यू है? d/dx ऑफ g ऑफ x। तो मैं कह सकता हूँ कि g ऑफ x की डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cot x। सो दैट इज सिंपली गोइंग टू बी वॉट? नेगेटिव। बाहर आ गया कॉट का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। डन। अब ऐसे ही हम एच ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। किस चीज़ को इरेज करें? यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को, ये तो आपको आता ही है। अब यहाँ से हम एच ऑफ एक्स के लिए सॉल्व करते हैं। सो अब एच ऑफ एक्स की फॉर्मूला क्या है? सो नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ h ऑफ x इज s अपॉन w। सो cosec x, नहीं फॉर्मूला लिखते हैं पहले, इज s अपॉन w अंदर इंटीग्रेशन, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ u v, u का पहला डेरिवेटिव, v का पहला डेरिवेटिव। s की वैल्यू कितनी है आपके पास? cosec x। w आपके पास 1 है, u कितना था? 1, v कितना था? cos x, 1 एज इट इज माइनस का sin x। तो cosec x एज इट इज, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस साइन, दोनों रेसिप्रोकल होते, कट के -1 बचेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x क्या है आपके पास? कुछ आया है आपके पास माइनस का 1। सो सिंपली h ऑफ x क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो h ऑफ x कितना हो गया? नेगेटिव x। डन। अब इन तीनों को कंबाइन करके आप अपना पी आई लिख सकते हो। सो बेसिकली आप जानते हो कि आपका पी आई क्या होता है? u इंटू एफ ऑफ एक्स, सो 1 इंटू नेचुरल लॉग, सो नेचुरल लॉग ऑफ 10x/2 एज इट इज,
प्लस v इंटू जी ऑफ एक्स, तो माइनस का वो आ गया यहाँ से cos x और उसका नेचुरल लॉग ऑफ sin x, और लास्ट में w इंटू एच ऑफ एक्स, तो माइनस ये रहा और sin x w की वैल्यू और h ऑफ x की x, सो x sin x लिखते हैं इसको, माइनस x sin x, डन। ये आ चुके आपके pi की वैल्यू, और ये रहा आपका cf। तो बेसिकली y क्या होता है, cf प्लस pi जनरल सॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ tan x बाई 2 माइनस cos x नेचुरल लॉग ऑफ sin x माइनस x sin x, डन। ये आ चुके आपके y की जनरल वैल्यू, और बिल्कुल भी लिखना ना भूले वेयर c1, c2 एंड c3 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको? ये थी पूरी मेथड, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जब आपके पास किस टाइप का क्वेश्चन हो, थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, आपको थर्ड ऑर्डर फटाफट से क्लियर हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, मैं जानता हूँ आप होशियार हो। ठीक है, तो चलो हम इसको करते हैं एक और क्वेश्चन फटाफट से, मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है,